हेलो स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल टू एम के जैन क्लासेस। और बेटा पढ़ रहे हैं हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन को बेटा हम लोगों ने स्टार्ट तो कर ही लिया था एज यू ऑल नो। और उसमें हमने सेल साइकिल के फेजेस भी कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो हमने डिटेल में बेटा कल बात कर ली थी इंटरफेस के बारे में। तो सेल साइकिल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और सेल साइकिल में बेटा हम लोगों ने बात कर ली थी इंटरफेस। हाँ, इंटरफेस हमने पूरी की पूरी सेल साइकिल को डिवाइड कर दिया था दो में, इंटरफेस एंड एम फेज। अब इंटरफेस को हमने इन डिटेल G1 फेज, S फेज, G2 फेज, किस में क्या इवेंट होता है उसको हमने डिटेल में लिख लिख के पढ़ लिया था कल। तो आज बेटा बारी किसकी आती है? टुडे इज द टर्न ऑफ एम फेज। अब जब एम फेज में पढ़ा रही हूँ ना बेटा, अब एम फेज क्या है? एम फेज दो तरीके का होता है, क्योंकि हमारे पास डिवीजन कितने तरीके की हैं बताओ। हमारे मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो ही तरह की डिविजन्स होती हैं, या तो वो माइटोसिस होगी या वो मियोसिस होगी। तो बेटा अब ये एम फेज में वो स्पेसिफिकेशन आ जाती है, मतलब इंटरफेस चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, मतलब कोई भी टाइप की डिवीजन हो, इंटरफेस तो ऐसे ही होगा। मियोसिस में भी इंटरफेस ऐसे ही चलेगा, माइटोसिस में भी ऐसे ही चलेगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आने वाला है? यहाँ पे। तो एम फेज को आज हम स्टार्ट करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू दी माइटोसिस, मतलब आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू दी माइटोसिस। तो किसको पढ़ेंगे बेटा आज हम लोग? माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। तो माइटोसिस क्या है? क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं हम लोग माइटोसिस को? माइटोसिस इज नोन एज अ काइंड ऑफ इक्वेशनल डिवीजन। यही बोलते हैं ना माइटोसिस को हम, या इसका एक और नेम होता है, इसको हम और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज दी सोमैटिक सेल डिवीजन। ये इसकी ऑल्टरनेटिव नेम है। तो क्यों बोलते हैं इसको? सबसे पहले इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं बेटा? इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोसिस इज that division in which parent cell divides into two identical daughter cells. Two identical daughter cells. इक्वेशनल डिवीजन क्या है? एक पेरेंट सेल है बेटा हमारे पास, वो पेरेंट सेल ने ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद ये डिवाइड हो गई इनटू टू डॉटर सेल। और वो डॉटर सेल कैसी हैं? कैसी हैं? बोथ दी डॉटर सेल आर आइडेंटिकल इन ईच एस्पेक्ट। मतलब आइडेंटिकल का मतलब क्या है? क्रोमोसोम नंबर सेम है जो पेरेंट में था। सपोज कीजिए पेरेंट का नंबर था 2n इज इक्वल टू 8, है ना? तो यहाँ पे भी ये वाली डॉटर सेल का भी 2n इज इक्वल टू 8 होगा, और ये वाली डॉटर सेल का भी 2n इज इक्वल टू 8 होगा। तो जो भी कंटेंट इसके पास था, इसने क्या किया? पहले उस कंटेंट को डबल अप किया। ग्रोथ में हमें क्या दिखाई दे रहा है? सारे कंटेंट इसके डबल अप हो गए, और ये सारी की सारी तैयारी, ये सब कुछ कहाँ पे होता है? ड्यूरिंग द इंटरफेज। ये जो सब कुछ हुआ ना इंटरफेज के दौरान, इंटरफेज में सारी प्रिपरेशन होगी, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, सारी ऑर्गेनेली, वो हमने कल डिस्कस कर ही लिया। वो होने के बाद जब सारी तैयारी हो गई, तो फाइनल स्टेज आ गई कि अब सेल को डिवाइड होना है। तो सेल डिवाइड हो गई, तभी तो 2n से उसको अपने आप क्या करना पड़ता है? उसको रेप्लिकेशन करनी पड़ती है, अपना जितना भी डीएनए का कंटेंट है उसको रेप्लिकेट करना पड़ता है। क्योंकि अगर यही रखते, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, तो यहाँ पे कितना जाता? 4 इसके पास जाते, 4 इसके पास। तो क्या ये आइडेंटिकल होती टू देयर पेरेंट्स? नहीं होती ना। हर बार डिवीजन में क्या हो जाता रहता? प्लॉइडी लेवल कम होता चला जाता, क्रोमोसोम नंबर जो है कम होता चला जाता। लेकिन हमने तो मेंटेन रखना है। अब हम हैं, है ना? हमारी सेल से, हमारी स्किन सेल देखो डेली डिवाइड होती हैं, डेली नहाते हैं हम, टॉवल से पोंछते हैं, क्या करते हैं? अपनी डेड सेल ही तो निकाल रहे हैं हम लोग। तो वो जो डेड सेल है, डेड वॉर्न आउट सेल है, उनको रिप्लेस करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए नई सेल्स बन रही हैं हमारी। तो वो जो नई सेल हैं, क्या हर बार, अब वो नई सेल कहाँ से बन रही हैं? कुछ हमारे पास जो पुरानी सेल है, एग्जिस्टिंग सेल है, उनकी डिवीजन से। किसने कहा था? रुडोल्फ विको ने बोला था ना, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ऑल दी सेल कहाँ से पैदा होती हैं? फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग वंस। यही बोला था ना रुडोल्फ विको ने, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो जो एग्जिस्टिंग सेल्स पड़ी हुई हैं वही डिवाइड करके क्या बना रही हैं? नई सेल्स बना रही हैं। तो जो प्लॉइडी हमारी सेल की है, वही जो नए सेल बने उनकी प्लॉइडी सेम रहनी पड़ेगी।
अगर डिफरेंट हुई तो भैया हमारी तो सेल का 2n से 46 है, अगली बार 2n से 23 रह जाएगा, फिर वो और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, ऐसे होता रहा तो बस एक दिन तो ऑर्गेनिज्म ही खत्म हो जाएगा। तो नंबर को हमें, क्रोमोसोम नंबर को, डीएनए के कंटेंट को मेंटेन रखना है, इसीलिए हम बोलते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ये दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं और ये दोनों अपने पेरेंट सेल के साथ भी आइडेंटिकल हैं। तो क्योंकि आइडेंटिकल डिवीजन है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल, बिल्कुल बराबर बराबर बढ़ता है सब कुछ इन डॉटर सेल्स के अंदर। और वो बराबर बांटने के लिए पेरेंट को पहले हर कंटेंट को डुप्लीकेट करना पड़ता है। तो इंटरफेज में कलम ने जो सारी तैयारी की थी जिससे सेल ग्रो हो गया था, बिग हो गया था, ग्रोथ हो गई थी सेल की, समझ आ गया किसके लिए की थी? क्योंकि अगले स्टेप में, जो स्टेप हम आज करेंगे, एम फेज, डिवीजन फेज, उसमें क्या होंगे, वो कंटेंट अब डिस्ट्रीब्यूट होंगे टू दी टू दी टू डॉटर सेल्स। अब सोमेटिक सेल डिवीजन बेटा इसको हम क्यों बोलते हैं? सोमेटिक सेल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूजुअली कहा जाता है एनिमल्स के अंदर कि जो माइटोसिस होगी इट ओनली टेक्स प्लेस इन दी सोमेटिक सेल, है ना, लिख लेते हैं, इन एनिमल्स माइटोसिस occurs only in somatic cells। सोमेटिक सेल समझ गए ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, बॉडी के सेल्स, अदर देन दी हमारे गोनेड्स, है ना, जो हमारे स्पर्म हुआ है, हमारी गेमेटिक सेल को छोड़ के बाकी जितनी भी सेल हैं वो सारी की सारी क्या होती है, सोमेटिक सेल, मतलब जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। तो सिर्फ उनके अंदर माइटोसिस होता है। और वो कैसी होती हैं? सोमेटिक सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड। मतलब हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की अगर बात करें हम तो सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होगा। लेकिन बेटा ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अभी 12th के अंदर जब हम जाएंगे ना तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे हनी बीज। हनी बी की अगर हम देखें ना, उनकी अगर हम कॉलोनी की बात करें, हनी बी की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वहाँ एक क्वीन होती है ना, वहाँ पे कुछ वर्कर बीज होती हैं, उसके अलावा वहाँ पे ड्रोन होते हैं। वो जो ड्रोन होते हैं ना, वो ड्रोन हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड माइटोटिक डिवीजन से ही बने होते हैं वो। तो क्या दिखा रही है, मतलब कि माइटोसिस हैप्लॉइड्स में भी हो सकती है इन एनिमल्स। तो लिख दूं मैं यहाँ पे एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन है एक, एक्सेप्शन क्या है, मेल हनी बी। और मेल हनी बी को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसी को हम या आप इसको कह लीजिए ड्रोन। क्या प्लॉइडी होती है बेटा इसकी, एन। तो ये इसका एक्सेप्शन है। लेकिन 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 आपने इस एक्सेप्शन को कहीं पे भी चैलेंज के तौर पे नहीं लिखना, क्योंकि जो एनसीईआरटी बोलती है ना बेटा हमारे लिए तो वही सर्वोपरि है, उस चीज़ को हम चैलेंज नहीं करेंगे। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आए कि माइटोसिस एनिमल सेल की डिप्लॉयड सेल में, सोमेटिक सेल में ही होती है और कहीं नहीं होती, हाँ जी वहीं होती है। मैंने तो वैसे लिखवा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अब हमारे पास क्या आता है, प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, इन प्लांट्स, अब एनिमल की बात की तो प्लांट्स की भी कर लेनी चाहिए। प्लांट्स में बेटा बोथ हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड, सभी सेल के अंदर माइटोसिस पॉसिबल है। हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी पॉसिबल है और डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो एनसीईआरटी कहती है कि एनिमल में माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ सोमेटिक सेल में होगी, लेकिन प्लांट में हैप्लॉइड सेल हो चाहे डिप्लॉइड हो, दोनों के अंदर माइटोसिस हो सकती है, ठीक है। पहले तो बेटा ये चीज, तो माइटोसिस समझ में आ गई। यहाँ पे एक सेल डिवाइड होगा इनटू टू। अब ये जो टर्म थी माइटोसिस, दिस टर्म माइटोसिस, दिस वाज गिवन बाय, टर्म mitosis was given by, किसने दी थी बेटा ये टर्म? दिस वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। क्या नेम था उनका? द नेम ऑफ द फेलो वाज फ्लेमिंग, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक चीज और, माइटोसिस सबसे पहले ऑब्जर्व किसने की थी बेटा? फ्लेमिंग ने ही की थी। कहाँ पे की थी? इन एनिमल्स। तो माइटोसिस इन एनिमल्स, मतलब इन एनिमल सेल, किसने ऑब्जर्व की थी बेटा? फ्लेमिंग ने। और अगर आ जाए माइटोसिस इन प्लांट सेल्स, किसने सबसे पहले देखी थी? वो थे बेटा स्ट्रैसबर्गर। कौन थे? द नेम ऑफ द फेलो वाज स्ट्रैसबर्गर। आ गया बर्गर याद खाने वाला? तो स्ट्रैसबर्गर ने दिया था, एनिमल्स में फ्लेमिंग ने, और जो पूरा टर्म है माइटोसिस दैट वाज कॉइन्ड बाय द फ्लेमिंग, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई जस्ट इंट्रोडक्शन की बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं एक्चुअल इवेंट।
अब इवेंट क्या है, माइटोसिस। देखो माइटोसिस अगेन हम बात किसकी कर रहे हैं, देखो अभी ध्यान देना, मैं जो समझाऊंगी। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, है ना। मतलब कि इसमें क्या करेगी, सेल डिवाइड करेगी। और सेल डिवाइड कैसे करती है, सेल अंडरगो सेल साइकिल टू डिवाइड। तो जब भी सेल को डिवाइड करना है तो पहले उसको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, मतलब इंटरफेस के थ्रू होके गुजरना है। और जब वो प्रेपरेशन हो गई फिर वो एक्चुअल डिवाइडिंग फेज में एंटर करेगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ आ गई क्योंकि इंटरफेज में आपको करा चुकी हूँ, मियोसिस हो या माइटोसिस हो, इट विल रिमेन कॉमन। जो जो इवेंट्स हमने कल पढ़े थे मियोसिस में भी माइटोसिस में भी इंटरफेज में वही होंगे। तो कभी एग्जाम में ये मत कराना, अगर आपको माइटोसिस पूछिए बस यहीं से शुरू कराओ और काम खत्म, नहीं इंटरफेज की भी बात करोगे भाई अगर पूछा है तो। पूरी अगर माइटोसिस आ गई तो इंटरफेस भी डिस्क्राइब करोगे, उसके बाद आप इधर आओगे, ठीक है। चलिए, तो इंटरफेस तो हम ऑलरेडी बेटा बात कर चुके हैं। तो टुडे वील ओनली टॉक अबाउट दी एम फेज ऑफ दी माइटोसिस, मतलब एम फेज या जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। और मैंने कल बताया था बेटा ये 2 स्टेप्स में होता है, इसके अंदर 2 मेन इवेंट होते हैं। और वो मेन इवेंट कौन से होते हैं, एक होता है बेटा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा इवेंट होता है बेटा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब मैंने समझा दिया था ना, कैरियो का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो यहाँ पे जो मदर सेल है, ये जो पेरेंट सेल है उसका ये न्यूक्लियस है, तो वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा ऐसे। ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर 2 सेल्स को वो टूट के एक इधर चला गया, एक हिस्सा इसका ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। तो क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगी कैरियोकाइनेसिस में। लेकिन वो न्यूक्लियर डिवीजन फर्दर 4 स्टेप्स में होती है। तो सबसे पहला स्टेप जो कैरियोकाइनेसिस का होता है दैट इज प्रोफेज। दूसरा स्टेप जो बेटा होगा दैट विल बी मेटाफेज। थर्ड स्टेप होगा एनाफेज। और फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप होगा टीलोफेज। तो इन 4 स्टेप में जब न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर लेगा उसके बाद वो एंटर करेगा इनटू दी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कि अभी तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था भाई, अब साइटोप्लाज्म भी, सेल भी आधा आधा पूरा टूट के, मतलब आधा आधा टूट के और 2 डॉटर सेल्स बना देगा। इस पे बाद में आते हैं। तो बेटा पहले हम लोग क्या करेंगे डिटेल में, हम कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज की बात करेंगे। अब बेटा ये सब कुछ बताने से पहले ना एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि ये जो इवेंट्स है ना, ये जो फेजेस हैं, ये हम लिख रहे हैं। ये अगर एक तरह से देखा जाए ना, हमने अपनी स्टडी के लिए इनको ऐसे बांट लिया है बिल्कुल क्लियर कट कि हाँ प्रोफेज में ये, मेटा में ये, एना में ये इवेंट होंगे, टीलो में ये इवेंट होंगे। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये इवेंट्स इतने क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होते। बस एक स्टेज दूसरे के साथ, दूसरी तीसरे के साथ ओवरलैपिंग स्टेज है। मतलब ये नहीं कि एक स्टेज पहले एक प्रोफेज पूरा होगा फिर सेल बैठ गई, हाँ भाई अब हम मेटाफेज करेंगे, चलो अब मेटाफेज पूरा किया फिर हाँ जी भाई अब हम एनाफेज में एंटर करेंगे, ऐसा नहीं। साइमल्टेनियसली एक स्टेज का काम चल रहा है, इतने में दूसरी स्टेज जब वो 1 एंड होने को होगी, साथ में अभी हुई नहीं एंड, साथ में सेकंड का काम शुरू हो रहा है, साथ में फिर थर्ड का हो जाएगा, मतलब ओवरलैपिंग स्टेजेस हैं। तो देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्रीज। तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है दीज ऑल दीज स्टेजेस आर ओवरलैपिंग। ये तो बस हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इनको ऐसे क्लियर कट करके अलग अलग पढ़ लेंगे इनको। अब आ जाइए जी, जो हम बात कर रहे थे प्रोफेज की। अब प्रो का मतलब क्या होता है बेटा, प्रो का मतलब होता है अर्ली, पहले, सबसे पहले। समझ रहे हो ना, प्रो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले। तो इसका मतलब क्या है, अर्ली। अर्ली, अर्ली का मतलब क्या है, आप कह सकते हो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो फर्स्ट है इसका मीनिंग। और फेज का मतलब क्या होता है, फेज क्या होगा, समझ रहे हो ना, फेज, फेज द सिचुएशन और द डिवीजन, या जो भी सिचुएशन है। तो सबसे जो पहला फेज है न्यूक्लियर डिवीजन का, इसीलिए इसको नेम क्यों दिया प्रोफेज, प्रो मीन्स पहला, फर्स्ट फेज है ये डिवीजन का। तो प्रोफेज में क्या क्या होने वाला, अब बेटा ध्यान देके चलना जो मैं बोलूंगी, क्योंकि इन सब में इवेंट ही मेन होते हैं और इन इवेंट पे ही नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये चीज हो रही थी, बताओ ये वाला एक काम हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है, बताओ ये प्रोफेज में हो रहा है, प्रोफेज के अर्ली में हो रहा है, प्रोफेज के लेट में हो रहा है, या ये मेटा में हो रहा है, या ये एना में हो रहा है, या ये टीलो में हो रहा है।
तो वो इवेंट्स पे ही बस हमने ध्यान देना है कि प्रोफेज में क्या क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, एना में क्या होगा और उसमें क्या होगा। तो इन चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, मस्ती में पढ़ाएंगे, बस साथ के साथ इनको दिमाग में बैठाते चले जाओ। लिखा हुआ तो आपकी बुक्स के अंदर सब कुछ है, मैं एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं करा रही हूँ आपको, जहाँ कराते हैं वहाँ आपको बता दिया जाता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड हियर, तो थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। तो बेटा यहाँ पे क्या क्या मेन इवेंट होंगे, अब देखो सबसे पहले प्रोफेज को हमने किस चीज़ में डिवाइड किया है, दो में। एक तो जैसे ही देखो प्रोफेज आएगा कब, क्या आपको कल वाला सेल साइकिल याद है, कहाँ बनाया था हमने, ये देखो सेल डिवाइड होने आया है, सेल को डिवाइड होना है, तो वो सबसे पहले जीवन में आएगा। जीवन में क्या हुआ था, मोस्टली ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गोल्जी, उसको छोड़ के सारी ऑर्गेनेली डबल हो गई, प्रोटीन बनने शुरू हो गए, आरएनए बनने शुरू हो गए, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुई थी, वो इधर आके डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई, है ना, और बाकी का सामान बनना शुरू हो गया, सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन हो गई, इधर आके और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन रुक गई, और जो बाकी बचा हुआ काम था यहाँ पे हो गया। अब जब ये सारा इंटरफेस हो गया, उसके बाद सेल कहाँ एंटर कर रही है, इनटू दी फर्स्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज। समझ आ गए, तो सेल प्रोफेज में एकदम नहीं आई है, अपना पूरा का पूरा इंटरफेस कंप्लीट करने के बाद सेल कहाँ पे पहुंच गई है, अब डिवाइडिंग फेज में, डिवाइडिंग फेज के भी पहले फेज में, जिसको हम बोलेंगे प्रोफेज, उसको हमने अब डिवाइड किया है इनटू टू, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं डायग्राम लाई हूँ, इन्हीं से सब कुछ हो जाएगा। देखो अब पहले अर्ली प्रोफेज की बात करते हैं। अर्ली प्रोफेज में बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो पहले तो यहाँ पे मैं कुछ लेबलिंग्स कर देती हूँ आपके लिए, अरे कलर कुछ और लेना पड़ेगा, ये लो, ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना सबसे बाहर, ये क्या है, दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हो। ये जो येलो वाली है ये क्या है बेटा, दिस इज दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर ये जो धागे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, दीज आर दी क्रोमेटिन। तो ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर ये येलो कलर का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये धागे लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्रोमेटिन है, वो भी क्रोमोसोम नहीं बने हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लेबलिंग्स कर दी हैं, अब इन्हीं के साथ हम लोग चलेंगे। चलो अब क्या होगा बेटा, सबसे पहला जो होगा काम वो क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप विल स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। आपको दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ऐसे नहीं बनाया है, क्या किया हुआ उसमें, बीच बीच में ऐसे 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 उसमें कट दिखने शुरू हो गए, देखो डिसकॉन्टिन्यूअस है, हल्की हल्की। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप starts to disintegrate। क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप टूटना शुरू हो जाएगा। ये देखो ये टूट रहा है, लेट प्रोफेज में ये मैक्सिमम टूट चुका है, लेकिन अभी 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 इसकी ब्रेकेज कंप्लीट नहीं हुई है। ये पूरा का पूरा कहाँ टूट जाएगा, जैसे ही मेटाफेज, जब पूरा टूट गया तो समझो आप प्रोफेज से निकल चुके हो और मेटाफेज में आ चुके हो। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप टूटना शुरू होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, देखो यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारा ये क्या है सारा, ये साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में क्या होती हैं, दो सेंट्रियोल, और मैंने कहा था ना सेंट्रियोल डबल अप हो जाती हैं कब, एस फेज के दौरान। तो ये ये हो गई सेंट्रियोल, मतलब ये एक सेंट्रोसोम था, उसके डिवाइड होने से ये दो सेंट्रोसोम बन गए हैं। सेंट्रोसोम के अंदर क्या होती हैं, दो सेंट्रियोल होती हैं। तो ये जो सेंट्रियोल है ना बेटा, ये मूव करना शुरू हो जाती हैं, एक इधर और एक ऊपर की तरफ, मतलब ये कहाँ मूव करना शुरू कर रही हैं, टुवर्ड दी पोल्स। तो इसको भी लिख लेते हैं, तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल ही बैठी हुई है, सेंट्रोसोम्स starts to move towards opposite poles। ये जो सेंट्रोसोम है जो डिवाइड ऑलरेडी हुए पड़े थे इंटरफेज के दौरान, बस वो अब मूव करेंगे, एक को इस पोल पे आना है, दूसरे को इस पोल पे आना है, तो दोनों, तो जो बैठा वो तो बैठा रहेगा, जो नहीं है वो मूव करके ऑपोजिट पोल पे पहुंचने की कोशिश करेगा। तो ये भी चलना शुरू हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटनी शुरू हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल, ये जब ये चलते हैं ना बेटा, ये सेंट्रोसोम जब चलेगा तो सेंट्रोसोम से, सेंट्रियोल से क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो हम लिख लें स्पिंडल फाइबर्स
starts to emerge. इन सेंट्रोसोम से क्या निकलेंगे? स्पिंडल फाइबर। और वो स्पिंडल फाइबर कैसे? अब जैसे ये इधर को मूव कर रहा है ना बेटा, जब ये इधर जा रहे हैं तो इसमें से स्पिंडल फाइबर ऐसे निकल रहे हैं, इधर से भी स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, इसमें से भी स्पिंडल फाइबर निकलने शुरू हो गए। तो ये स्पिंडल फाइबर निकले, और स्पिंडल फाइबर होते हैं बेटा दो तरीके के। दो तरीके के कैसे? अब मैं इसको ना यहाँ पे बना देते हैं। देखो, माने ये सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। वैसे इसके बाहर मेम्ब्रेन होती नहीं है, पर मैंने वैसे दिखा दिया कि पूरा सेंट्रोसोम है। यहाँ से अब क्या निकल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर। ऐसे 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 ऐसे। तो ये वाले छोटे क्यों हैं? यहाँ पे जैसे जो फाइबर यहाँ निकलेंगे, समझ रहे हो, इधर पोल की तरफ है। ये वाले फाइबर कहाँ है? टुवर्ड्स दी पोल। ये मैंने ये वाली बनाई है, नीचे वाला सेंट्रोसोम बनाया। जो फाइबर टुवर्ड दी पोल निकलेंगे, ज़्यादा लंबे तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि उसके यहाँ जगह ही नहीं है। तो इन वालों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बेटा एस्ट्रल रेज या एस्टर रेज। सिंपली एस्टर भी लिख सकते हो। एस्टर का मतलब समझते हो ना, स्टार शेप। ये ऐसे लगता है जैसे स्टार में से नहीं ऐसे रोशनी निकल रही होती हर डायरेक्शन में। और जो ये थोड़े से यहाँ साइडों में निकलेंगे, इनको हम लंबे वालों को, इनको हम क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। तो जो यहाँ पोल की तरफ निकलेंगे वो तो होंगे एस्टर रेज, और जो साइड्स में लंबे लंबे निकल रहे हैं वो क्या होंगी? स्पिंडल फाइबर। इन दोनों को कलेक्टिवली मिलके हम क्या बोलते हैं? माइटोटिक अपरेटस। ये दोनों के दोनों मिलके क्या बनाएंगे? इसको हम बोलते हैं माइटोटिक अपरेटस, या जिसको आप बोलते हो स्पिंडल अपरेटस। तो जब स्पिंडल फाइबर निकलने शुरू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? माइटोटिक अपरेटस भी, माइटोटिक apparatus है ना, begins to assemble। वो भी असेंबल होना शुरू हो जाएगा। अब नंबर 4 और बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट, वो नंबर 4 इवेंट क्या है बेटा? ये जो धागे लाइक, ये जो डीएनए है, ये डीएनए ऑलरेडी डबल हो चुका है। देखो अपनी आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर देखो, ये जो हर धागा दिखाया है, नीले वाला है या रेड वाला है, ये आपको डबल दिखाए हुए, ये सिंगल नहीं है। आई थिंक इसी इमेज में भी अगर आपको क्लियर है तो इनको अकेला नहीं समझो, ये एक नहीं है, इसमें आपको 2 थ्रेड दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन हो चुकी है। कब हुई है? इंटरफेस से होके आया ना, इंटरफेस में एस फेज भी था, वहां रेप्लिकेशन हो गई। डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद आया है, तो डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है। तो उसके धागों की अब 2-2 आर्म्स बनी हुई हैं, मतलब कि अब वो धागे, माना ये सेंटर, वो धागा ऐसे सिंगल नहीं है, वो धागे क्या है? 2 है। मैंने, हम डिप्लॉयड में पढ़ रहे हैं ना एनिमल सेल में, तो 2C से मतलब 4C हो चुका है। डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ हो चुकी है, तो हमें 2-2 थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं डीएनए के। लेकिन क्या ये डीएनए के, अभी ये थ्रेड ही दिख रहा है ना आपको, क्रोमोसोम की फॉर्म में तो नहीं दिख रहा। तो अर्ली प्रोफेज की पहचान क्या है? यहाँ पे जो आपको डीएनए है वो थ्रेड्स की फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में? इंटरवोवन थ्रेड्स ऑफ क्रोमेटिन। तो क्या होगा? ये इंटरवोवन थ्रेड्स ऑफ क्रोमेटिन है अर्ली में। जैसे जैसे लेट प्रोफेज में चलोगे, क्रोमेटिन की क्या शुरू हो जाएगी? कंडेंसेशन। तो हम लिख लें कंडेंसेशन ऑफ chromatin occurs। अब अगर अर्ली प्रोफेज, मैंने कहा ना, अगर कोई पूछे अर्ली प्रोफेज और लेट में क्या डिफरेंस है, अर्ली प्रोफेज के अंदर बेटा हमें जो जेनेटिक मटेरियल दिखेगा, वो जेनेटिक मटेरियल कैसा दिखेगा? किसकी फॉर्म में दिखेगा? इंटरवोवन थ्रेड्स की फॉर्म में। इंटरवोवन थ्रेड्स, इंटरवोवन थ्रेड्स क्योंकि आपको इनके एंड नहीं दिख रहे। ये एंड्स देखो कहाँ पे जुड़े हुए, अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। अगर इनके एंड दिखते तो आपको छोटे छोटे क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखने शुरू हो जाते। तो इनके अभी एंड नहीं दिख रही। ये जो धागे हैं डीएनए के, ये सब उलझे हुए हैं क्योंकि इनके एंड्स विजिबल नहीं है। तो किस तरह से दिखेंगे? जैसे वो धागा होता है ना, या ऊन होती है, उसको हम गुचमुच करके उसके गोले को बिल्कुल उलझा ले, वो वाली स्टेज। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं बॉल ऑफ वूल, या इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? स्पाइरीम स्टेज। स्पाइरीम स्टेज कब होती है? ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज। लेकिन अर्ली प्रोफेज से जैसे जैसे हम प्रोफेज थोड़ा सा लेट होता और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देखो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन शुरू होगी। अब क्रोमोसोम आपको धागे नहीं दिखाई दे रहे, थोड़े मोटे और छोटे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब ये क्रोमोसोम की शेप लेने जा रहे हैं। तो कैसे होता है ये धागे क्रोमोसोम कैसे बनेंगे? बाय थिकनिंग।
कॉइलिंग मतलब इनका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट्स टू अकर, है ना, स्टार्ट्स टू अकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हमें धीरे धीरे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब बेटा एक इवेंट और, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो रही है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच क्या होते हैं, क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसी के साथ होता है बेटा गोल्जी बॉडीज, और न्यूक्लियस के अंदर एक और होती है ना, दैट इज न्यूक्लियोलस। ये भी क्या हो जाएंगे, स्टार्ट्स टू डिसअपियर, स्टार्ट्स टू डिसअपियर। अब बताओ प्रोफेज समझ आ गया, प्रोफेज में क्या होगा, देखो पहले प्रोफेज में सेल कैसे पहुंची, पूरी तैयारी के बाद सब कुछ डबल डुबल करके आ गई। अब भाई हम डिवाइड होने के लिए तैयार है। डिवाइड होने के लिए सबसे पहले हमें किस स्टेज के अंदर कूदी मारनी है, दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज में आके क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटनी शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड जो ऑर्गेनेली हैं वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होगी, उसके साथ साथ जॉइन ऑर्गेनेली भी डिसअपियर हो जाएंगी। और जो ये क्रोमेटिन थे, क्रोमेटिन क्या होता है, जब डीएनए धागे की फॉर्म में पड़ा हो, क्रोमेटिन क्या हो जाएगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, ये जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल डबल अप हुई, डुप्लीकेट हुई पड़ी हैं, ये पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। जब ये मूव करेंगी तो ये स्पिंडल फाइबर भी बनाएंगी। जो फाइबर पोल की तरफ होंगे उनको हम बोलेंगे एस्टर रेज, और जो लंबे लंबे हो जाएंगे, अभी दिखाऊंगी अगले ही डायग्राम में दिखाऊंगी, उनको हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर। मतलब एक स्पिंडल या माइटोटिक अपरेटस बनना शुरू हो जाएगा, बना नहीं है, बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे इवेंट्स थे बेटा प्रोफेज में। अब प्रोफेज के बाद बेटा हम लोग एंटर कर चुके हैं नेक्स्ट स्टेज में, जो है सेकंड नंबर, इट इज द मेटाफेज स्टेज। अब मेटाफेज को आप कैसे पहचानते हो, इसमें पता है क्या इवेंट्स होते हैं मेटाफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, पूरी की पूरी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। देखो क्या कहीं पे न्यूक्लियर, यहाँ पे थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे वो टूट चुकी है, पूरी टूट चुकी है, इसलिए ये साइड, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपको कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन दी साइटोप्लाज्म। और जो वो क्रोमेटिन मटेरियल था, क्योंकि वो उसकी थिकनिंग हो रही थी ना, वो थिकनिंग होके क्या बन चुके हैं, क्रोमोसोम्स। तो अब उनको हम क्रोमेटिन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, यूनिफॉर्मली इन द साइटोप्लाज्म, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी साइटोप्लाज्म। ये क्या है, ये जो सबसे बाहर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रह गई। पिछले डायग्राम में देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ येलो कलर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थी। यहाँ पे देखो इसके टुकड़े 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 होने शुरू हो गए थे और क्रोमोसोम दिखने शुरू हो गए थे। अगली ही स्टेज में ये पूरी टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और वो जो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, वो क्रोमोसोम बन चुके हैं। क्रोमोसोम बन गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रही नहीं, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रही तो सारा का सारा कंटेंट कहाँ आ गया, इन दी साइटोप्लाज्म। तो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है क्रोमोसोम कहाँ पे आ गए हैं, दे फ्रीली कम टू लाई इन दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली घूम रहे हैं वो। अब क्या होगा इस स्टेज के अंदर, जितने भी क्रोमोसोम है बेटा वो अपने आप को कहाँ पे अलाइन कर लेते हैं धीरे धीरे, क्योंकि स्पिंडल अपरेटस हमारा बन चुका है। देखो ये जो दो सेंट्रियोल्स थी, लिख लीजिए, जो सेंट्रियोल्स हैं या सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स, है ना, रीच्ड एट ऑपोजिट पोल्स, वो अपनी पोजीशन ले लेती है। देखो अभी जैसे ही अभी ट्रांजिशन हो रहा है, प्रोफेज से मेटाफेज में ट्रांजिशन हो रहा है, तो देखो एक तो पहुंची हुई थी, दूसरी धीरे 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 पहुंच रही है। जब बिल्कुल मेटाफेज में हम पहुंच गए तो दोनों ने अपनी पोजीशन ले ली टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स। अब यहाँ पे समझो वो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी एक, और वो चीज़ क्या थी, चलो इससे समझो। ये देखो बेटा, ये है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को कैसे दिखाया, ऐसे और ऐसे। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल 90 डिग्री के एंगल पे होती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल एक ऐसे बनाई है और एक ऐसे बनाई है। अब सेंट्रियोल से क्या निकल रहे हैं, फाइबर। तो ये वाले जो फाइबर निकल रहे हैं पोल की तरफ, और ये वाले जो, ये भी पोल की तरफ है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एस्टर रेज। और ये वाले जो फाइबर
जो कनेक्टेड है विद द क्रोमोसोम, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द स्पिंडल फाइबर्स। तो एस्टर रेज और स्पिंडल फाइबर मिलके क्या बनाते हैं, माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। समझ में आ गया? जो मैं पिछले डायग्राम में बना के समझाने की कोशिश कर रही थी, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये पूरा का पूरा माइटोटिक स्पिंडल कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाले स्पिंडल फाइबर हमने किसको बोला है, कौन से वाले फाइबर को बोला है बेटा, जो फाइबर्स कहाँ पे जाके जुड़ गए हैं, विद दी क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम पे फाइबर मैंने बताया था आपको जब हमने सेल वाला साइकिल पढ़ा था, सेल ऑर्गेनेलीज वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम का जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था, अब क्रोमोसोम इस स्टेज में है, रेप्लिकेट हो चुके हैं क्रोमोसोम, तो इसके आसपास क्या होती है, ये तो होती है सेंट्रोमियर, और इसके आसपास प्रोटीन की प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर से ये जो स्पिंडल आपको दिखाई दे रही है ना, व्हाइट व्हाइट कलर की ये दिखाई दे रही है, काइनेटोकोर से स्पिंडल ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इधर भी क्रोमोसोम की काइनेटोकोर है, इधर भी काइनेटोकोर है, तो इधर से और इधर से, मतलब एक क्रोमोसोम दो तरफ से। तो एक स्पिंडल फाइबर ने इसको इस पोल से जोड़ा, दूसरे स्पिंडल फाइबर ने इसको दूसरे ऑपोजिट पोल से जोड़ा। तो क्या हो रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं अटैच हो जाएंगे किसके साथ, स्पिंडल फाइबर्स के साथ। कैसे, एट काइनेटोकोर रीजन। कहाँ पे इकट्ठे, कहाँ पे ज्वाइन होंगे, एट काइनेटोकोर रीजन। और ये जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम के पास क्या है, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्योंकि अगर इंटरफेस में सब कुछ डबल अप हुआ है ना, इंटरफेस से पहले डीएनए कैसा था, ऐसा था। जब डीएनए की रेप्लिकेशन हुई तो हर एक क्रोमोसोम की आर्म क्या हो गई, डबल हो गई। तो सेंट्रियोल एक ही है, एक ही सेंट्रियोल को जब दो क्रोमेटिड शेयर करती हैं तो वो दोनों क्रोमेटिड क्या होती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड क्या है, आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। क्यों है, क्योंकि ये एक ही सेंट्रोमियर शेयर कर रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेटा यहाँ पे मैं बना भी देती हूँ काइनेटोकोर वाला ये, कि ये है हमारा क्रोमोसोम, ये है इसकी सेंट्रोमियर, और ये है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज डिस्क लाइक काइनेटोकोर। ठीक है, और इस स्टेज पे बेटा ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम जो है मैक्सिमम शॉर्टन्ड और थिकन्ड होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मैक्सिमम shortened and thickened। जितने मैक्सिमम ये छोटे और मोटे हो सकते हैं इस स्टेज पे दिखाई देते हैं। इसीलिए दिस स्टेज, कौन सी स्टेज, मेटाफेज स्टेज, इज द बेस्ट फॉर स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ, बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो हम कौन सी स्टेज पे करेंगे, जिस स्टेज पे वो मैक्सिमम क्लियर हमें दिखे अंडर द माइक्रोस्कोप। वो कब दिखेंगे, जितने ज़्यादा मोटे हो जाएं। मोटे कब होंगे, वो जितने ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, क्योंकि कंडेंस हो जाएंगे। इतना बड़ा धागा उसको आप छोटा, मतलब कंडेंस करोगे तो वो थिकनेस में बढ़ता चला जाएगा और छोटा होता चला जाएगा। तो वही हुआ है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जितने भी क्रोमोसोम है बेटा, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, इक्वेटर। ये पूरा का पूरा सेल है, ये उसके पोल है, ये बीच में क्या है, उसका इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर लिया। तो क्रोमोसोम्स अलाइंड themselves on equatorial plate। और ये इक्वेटोरियल प्लेट को बेटा हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, मेटाफिजिक प्लेट। ये देखो बिल्कुल ऐसे एक लाइन के अंदर सारे के सारे अलाइन हो गए। और इस अलाइनमेंट को हम पता क्या बोलते हैं, दिस अलाइनमेंट इज नोन एज कॉन्ग्रेशन। अलाइन हो जाएंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं मेटाफेज के दौरान
कितनी मेटाफेजिक प्लेट बन रही हैं बता सकते हो? 4 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, कितनी मेटाफेजिक प्लेट बन रही है यहाँ पे? सिर्फ 1, एक मेटाफेजिक प्लेट। एक ही प्लेट पे मतलब एक ही लाइन के अलोंग सारे क्रोमोसोम ने अपने आप को अलाइन कर रखा है ऐसे, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में अपने आप को अलाइन किया हुआ। और ये जो लाइन सी बन गई है क्रोमोसोम की, ये पूरी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। तो सारे के सारे क्रोमोसोम मैक्सिमम शॉर्टेंड है, थीकंड है, और कहाँ पे प्रेजेंट है? ओनली मेटाफेजिक प्लेट। तो समझ में आ गए इस वाले फेज में क्या क्या इवेंट हुए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से खत्म, हमें दिखाई भी नहीं दे रही। जो सेंट्रियोल चली थी प्रोफेज में, वो पहुंच चुकी हैं टुवर्ड दी पोल, पहुंच गई हैं, तो अच्छे से उनका जो स्पिंडल अपरेटस है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर ने अपने आप को क्रोमोसोम के साथ अटैच भी कर लिया है। कहाँ पे किया है? एट दी काइनेटोकोर रीजन। उसके अलावा बेटा ये जो हमारे पास और क्या था, और क्या था, अच्छा हाँ, और जितने भी क्रोमोसोम थे उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया एट दी मेटाफिजिक प्लेट, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइटोसिस अगर हो रही है डिप्लॉयड और मतलब एनिमल सेल में अगर माइटोसिस हो रही है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के जो भी डायग्राम है दीज आर इन कॉन्टेक्स्ट टू दी एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जब माइटोसिस हो रही है तो कितनी इक्विटोरियल प्लेट बनती हैं? एक सेल में एक ही बन रही है, एक ही इक्विटोरियल प्लेट बन रही है, ठीक है, एक ही माइटोटिक प्लेट बन रही है। अब अगले में आ जाइए बेटा, नेक्स्ट स्टेप इज दी एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर क्या हो रहा है बेटा? ये जो क्रोमोसोम, इन्होंने ना बड़ी लेट वाली एनाफेज दिखा दी। यहाँ पे क्या होता है, ये जो दो क्रोमोसोम ऐसे, ये पूरा क्रोमोसोम था ना इस तरह से, ये क्रोमोसोम की थी सेंट्रोमियर, और ये लगी हुई थी इस पे काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर को एक फाइबर ने ऊपर से एक नीचे, यही हो रहा था ना। अब क्या हो जाएंगे, ये जो फाइबर है ना बेटा, ये वाले जो स्पिंडल फाइबर हैं, दीज विल स्टार्ट टू कंडेंस। ये फाइबर क्या होंगे? जब ये कंडेंस होना शुरू होगा, ये फाइबर मतलब ये छोटा होना शुरू होगा ऐसे। कंडेंस होने का मतलब समझते हो ना, इतनी लंबी चीज है, आपने इसको ऐसे खींच दिया, छोड़ दोगे तो फिर वो धीरे 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 कंडेंस होगी, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन करेगी। तो ये स्पिंडल फाइबर जो है, ये ऊपर वाला ऐसे कंडेंस होगा, नीचे वाला ऐसे कंडेंस होगा। तो जब ये कंडेंस होंगे तो ये जो क्रोमोसोम है ना, इसको ये टीयर कर देंगे, दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। क्या होगा? यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसे इस तरह से टूट जाएगा, और सेंट्रोमियर भी क्या हो जाएगी? डिवाइड। ये लो, आधी सेंट्रोमियर इस आर्म के पास चली गई, आधी सेंट्रोमियर इस आर्म के पास चली गई। ये इस स्पिंडल के साथ जुड़ा हुआ है, ये इस स्पिंडल के साथ जुड़ा हुआ है। तो बताओ इस स्टेज में सबसे पहले क्या होगी? क्या होगी? देखो इस स्टेज के नेम से भी पता चल रहा है बेटा, जो एना होता है ना, एना का मतलब ही होता है अप, अपवर्ड्स। तो इसमें क्या होगी? अपवर्ड मूवमेंट होगी। इस पोल के लिए ये अप है, इस पोल के लिए ये अप है। तो ये जो क्रोमोसोम था उसमें क्या हो जाएगी? सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगी। सेंट्रोमियर डिवाइड होने की वजह से क्या हो जाएगी बेटा? सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ, सिस्टर क्रोमेटिड ही है ना, क्योंकि क्रोमोसोम तो बस ऐसा था, रेप्लिकेशन के बाद उसकी एक और क्रोमेटिड बन गई, तो दोनों क्रोमेटिड क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगी? सेपरेट। सेपरेट हो गई। सेपरेट होने के बाद क्या होगी? जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट टू कंडेंस, सॉरी, स्टार्ट टू कंडेंस। जब ये स्पिंडल फाइबर कंडेंस होंगे तो उसकी वजह से ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये मूव करना शुरू कर देंगी टुवर्ड द रिस्पेक्टिव पोल। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू कंडेंस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? सिस्टर क्रोमेटिड्स विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। ये वाले इधर चले जाएंगे, ये वाली जो क्रोमेटिड है इधर आ जाएंगी। और जब वो मूव कर रही होंगी, जब वो मूव करेंगी तो बेटा किस तरह से मूव करेंगी? सेंट्रोमियर हमेशा कहाँ होगा? टूवर्ड दी पोल। और जो उसकी, जैसे अब ये क्रोमोसोम है ऐसे, है ना, ये फाइबर है, तो जब ये फाइबर श्रिंक होगा तो ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ, मतलब फाइबर की तरफ, जब फाइबर छोटा होगा तो सेंट्रोमियर हमेशा ऊपर होगी, और ये जो आर्म्स हैं क्रोमेटिड की, ये पीछे की तरफ ट्रेलिंग होंगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग मूवमेंट, ड्यूरिंग
एनाफेजिक मूवमेंट्स, एनाफेजिक मूवमेंट ही तो हो रही है, ये वाली क्रोमेटिड ऊपर जाएगी, ये वाली क्रोमेटिड नीचे आएगी, तो एनाफेजिक मूवमेंट के दौरान क्या होगा बेटा, जो सेंट्रियोल्स है, सॉरी सेंट्रोमियर्स मूव्स अहेड, और जो ये जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स कैसी होंगी, क्रोमेटिड्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, क्रोमेटिड्स उसके पीछे पीछे, ऐसे मैं डायग्राम भी बना देती हूँ फॉर रेफरेंस, ऐसे, तो सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ जाएगा और आर्म उसके पीछे पीछे पीछे, तभी तो ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे वी शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना सारे, ऐसे 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 इस तरह से, तो ये वी शेप है। ये सेंट्रोमियर्स कहाँ हैं, ये रही बेटा देखो सेंट्रोमियर्स, दीज आर दी सेंट्रोमियर्स, ये है सबकी सेंट्रोमियर, और ये क्या है, दीज आर दी आर्म्स, टू आर्म्स, सबकी दो दो आर्म्स हैं, तो आर्म्स पीछे हैं ऐसे हैं, ये सेंट्रोमियर है, आर्म्स ऐसे हैं सबकी, इसकी भी ये सेंट्रोमियर है, आर्म ऐसे पीछे है, ये ऐसे है, ऊपर वालों की कैसे है, सेंट्रोमियर ऊपर है, आर्म्स ऐसे नीचे है, ऐसे ऐसे, समझ गए, तो इस तरह से इनकी आर्म्स पीछे चलेंगी और ये आगे आगे चलेंगे। तो इस दौरान अगर इस एनाफेजिक मूवमेंट के दौरान अगर देखा जाए, तो जो हमने क्रोमोसोम्स की शेप की बात नहीं की थी बेटा सेल वाले चैप्टर में, वो सेल स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर था साइटोलॉजी, जब हमने स्टार्ट की थी, तो उसके अंदर हमने देखा था ना, आई शेप का क्रोमोसोम, जे शेप का क्रोमोसोम, एल शेप का क्रोमोसोम, ये सब हमने पढ़े थे ना, शेप, वी शेप ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये शेप्स, क्रोमोसोम की शेप को स्टडी करने के लिए एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज, बेस्ट एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ क्रोमोसोम। कैसे बेस्ट है, सपोज कीजिए कोई क्रोमोसोम ऐसे है, उसकी एक आर्म छोटी है एक लंबी है, तो जब वो एनाफेजिक प्लेट पे जाएगा ना बेटा, ये है उसकी सेंट्रोमियर, एक आर्म ऐसे छोटी एक लंबी, तो वो कैसा दिखाई देगा, इट विल लुक लाइक एल, तो एल शेप का हमें दिखाई देगा। अगर दोनों की दोनों आर्म्स बराबर हैं क्रोमोसोम की, ये लो, तो जब वो है ना, जब स्पिंडल फाइबर पे मूव करेगा तो ये ऐसे और ऐसे कैसा दिखाई दे रहा है, वी शेप दिखाई दे रहा है। तो स्टेजिस को, जो शेप्स हैं, सॉरी शेप्स ऑफ क्रोमोसोम को अगर स्टडी करना है तो एनाफेज स्टेज पे किया जाता है। तो इस स्टेज में समझ आया क्या क्या होगा, स्पिंडल फाइबर श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर से जुड़ी हुई जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थी वो अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करेंगी, और मूव करते हुए सेंट्रोमियर हमेशा आगे होगी, और जो सेंट्रोमियर जो क्रोमेटिड की जो टेल्स हैं वो हमेशा पीछे की तरफ ट्रेल करेंगी, पीछे की तरफ चलेंगी, जिसकी वजह से हम शेप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑफ दी मूविंग क्रोमोसोम्स। तो बेटा ये तो हो गया एनाफेज। अब एनाफेज के बाद क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेज आ गए बेटा हम, दैट इज टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या हो जाएगा बेटा, ये एक तरह से ना बिल्कुल रिवर्स है किसका, ऑफ दी प्रोफेज। प्रोफेज में जो जो काम हुआ था ना, बस वो सारा यहाँ पे उल्टा करते चलेंगे। सबसे पहला काम तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर मतलब जो क्रोमेटिड्स थी, क्रोमेटिड्स, अब क्रोमेटिड्स बोलना चाहिए उनको, नहीं है वो क्रोमेटिड क्या होंगी, फ्यूचर क्रोमोसोम। क्या है ये, फ्यूचर क्रोमोसोम ऑफ द डॉटर सेल्स। तो ये जो क्रोमेटिड है रीच्ड दी पोल्स, रीच टू दी रिस्पेक्टिव पोल्स, लिख लो, पहुंच चुकी हैं पूरी तरह से टीलोफेज में, वो पहुंच चुकी हैं। जब वो पहुंच चुकी है तो क्या होगा, जैसे जैसे वो देखो यहाँ पे पहुंच गई हैं, पहुंचने से क्या होगा, जो स्पिंडल है, जो माइटोटिक अपरेटस है, इट विल स्टार्ट टू डिसअपियर। माइटोटिक अपरेटस जो बना था ना, स्पिंडल फाइबर्स, वेस्टल रेज वगैरह, तो स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स टू डिसअपियर। प्रोफेज में देखो अपीयर होना शुरू हुआ था, सेंट्रियोल्स ऐसे मूव की थी, स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हुए थे, अब यहाँ पे वो डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि काम खत्म हो गया। दूसरी चीज, जो क्रोमोसोम मोटे मोटे हुए थे,
प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम्स थिकन होने शुरू हुए थे ना, कंडेंसेशन शुरू हुई थी। अब यहाँ पे क्रोमोसोम की क्या हो जाएगी, डी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, उनकी इंडिविजुअलिटी आपको दिखाई नहीं देंगे। वो अगेन आपको किस तरह के दिखाई देंगे, उलझे हुए थ्रेड की तरह, थ्रेड लाइक। अगेन वो क्या बन जाएगा, जो क्रोमोसोम है अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज करके दोबारा वो किस क्या बन जाएंगे, दोबारा क्रोमेटिन बन जाएंगे या क्रोमेटिन फाइबर्स बन जाएंगे। और क्या हुआ था प्रोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छूमंतर होनी शुरू हो गई थी, वो दोबारा आनी शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू अपीयर। ये देखो, ये येलो कलर की, ये येलो कलर की दोबारा आपको दिखनी शुरू हो गई ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, धीरे 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 ये दिखनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ एसोसिएटेड जो ऑर्गेनेली भी डिसअपियर हो गई थी, कौन कौन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी, ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। बोलो जी, है ना। और आपको पता है टीलोफेज में और क्या दिखाई दे रहा है, हल्का सा आप बाहर देखिए, ये क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या बननी शुरू हो गई, फरो, फरो स्टार्ट्स टू अपीयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बेटा हमारी, इसमें ये फरो है, इधर भी और इधर भी, इसको हम क्या बोलते हैं, फरो। फरो, ये फरो अब और डीप हो जाएगी, इधर से और डीप और डीप और डीप, और ये दो सेल बिल्कुल अलग हो जाएंगे। पर ये वाला स्टेप हम कहाँ पे पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस में। अभी आज का मुद्दा तो हमारा क्या था, आज का था बेटा कैरियोकाइनेसिस। तो क्या हमने कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर ली है। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले प्रोफेज में आए, सब कुछ तैयारी करके बस हम शादी वाले दिन पहुंचे हुए हैं। तो शादी वाले दिन सबसे पहले क्या होगा भाई, दूल्हे को घोड़ी बोड़ी से उतारा जाएगा, रिबन कटिंग शटिंग होगी ना, वो वाली तैयारी। तो बस प्रोफेज में क्या हुआ, जिन जिन लोगों को पसंद नहीं है ना, जो चिढ़ते हैं और रिश्तेदार, सब गायब उस वक्त, अरे अब इनकी शादी होगी, मजा आएगा, हम जाते हैं पहले यहाँ से खाना वाना खा के निकलते हैं। लो भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और रिलेटेड ऑर्गेनेलीज सारी की सारी डिसअपियर हो जाएंगी। अब जो दूल्हा दुल्हन ऐसे ही घूम रहे थे अपने घर में, है ना, मेहंदी लगाए नॉर्मल लोगों की तरह, आज वो दूल्हा दुल्हन है, उनको क्या मिली, इंडिविजुअलिटी। तो ये जो एवे ही थे, जीनोम, क्रोमेटिन, फाइबर, वो कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे और उनको इंडिविजुअलिटी मिलेगी। लो भैया, आज के दूल्हा दुल्हन हम है। मतलब सेल डिवीजन में किसका काम होता है, क्रोमोसोम्स का। तो वो क्रोमोसोम्स हमें अपीयर होने दिखाई दे जाएंगे, और जो सेंट्रोसोम्स हैं वो रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा माइटोटिक अपरेटस बनना शुरू हो जाएगा। ये हुआ था यहाँ पे। फिर मेटाफेज के अंदर क्या हुआ था बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डिसअपियर हो गई थी। जैसे ही डिसअपियर होगी, आप समझ लो हम कहाँ एंटर कर चुके हैं, मेटाफेज में। और ये जो दो सेंट्रियोल्स के पेयर थे, वो कहाँ पे आ चुके हैं, अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे आ चुके हैं। और ये जो क्रोमोसोम थे, उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया एट द इक्वेटोरियल प्लेट। और क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच्ड है, टू एट द काइनेटोकोर रीजन। और जितने भी ये जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या बना रहे हैं, इक्विटोरियल प्लेट। और इस वक्त ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेंड एंड थिकंड है, तो इनकी मॉर्फोलॉजी को बड़े आराम से पढ़ा जा सकता है। अगले फेज में क्या हुआ, जैसे ही स्पिंडल फाइबर श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे, वो जो क्रोमोसोम ऐसे था वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएंगी, उसकी दो क्रोमेटिड्स ऐसे स्प्लिट होंगी और वो ऐसे अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगी। और मूव करते हुए उनकी सेंट्रोमियर हमेशा आगे होगी और जो उनकी आर्म्स हैं वो पीछे ट्रेलिंग होंगी। और उस टाइम पे आप क्रोमोसोम की शेप भी डिपिक्ट कर सकते हो कि किस शेप का ये क्रोमोसोम है। ये हो गई एनाफेजिक मूवमेंट। जब एनाफेजिक मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी, टीलोफेज मतलब के क्रोमेटिड्स, जिनको अब हम क्या कहेंगे, फ्यूचर क्रोमोसोम ऑफ द डॉटर सेल, वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच चुके हैं। और जो जो प्रोफेज में हुआ था वो सब कुछ अब रिवाइंड हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आनी शुरू हो जाएगी, उससे एसोसिएटेड ऑर्गेनेली आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और जो भी यहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल था, मतलब जो क्रोमोसोम है, दोबारा अपनी इंडिविजुअलिटी लूज करके दोबारा किस चीज़ में चेंज हो जाएंगे, इनटू द क्रोमेटिन थ्रेड्स। देखो यहाँ पे आपको क्रोमोसोम इसीलिए दिखाई नहीं दे रहे, है ही नहीं, इंडिविजुअलिटी लूज कर दी और वो ऐसे थ्रेड्स की फॉर्म में, इंटरवोवन मास की फॉर्म में बीच में पड़े हुए हैं। ये हो गया बेटा टीलोफेज तक। तो आज हम लोगों ने क्या किया है,
आज हम लोगों ने जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कैरियोकाइनेसिस, मतलब एम फेज का माइटोसिस का, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट किया है। अब इन दी इनकमिंग लेक्चर विल डील विद दी साइटोकाइनेसिस। और बेटा मैंने आपको कहा था सेल साइकिल के कुछ चेक पॉइंट्स भी होते हैं, उन चेक पॉइंट्स की भी हम लोग बात करेंगे इन दी इनकमिंग लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।